Hey, hello. I welcome you to online education track. And as you know that the prelims की नोटिफिकेशन आ चुकी है जिसके अंदर ये बताया गया है कि 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स है। तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स है, सो वी हैव अराउंड 4 मंथ्स। सो दिस टाइम वी हैव डिसाइडेड कि अभी हम ज्योग्राफी, जिन लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो हम लोग ऐसा क्रैश कोर्स एक सीरीज चलाने की सोच रहे हैं। सो इन विच जहाँ पर बेसिक टॉपिक्स होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, और मे बी डेली बेसिस के ऊपर कुछ टॉपिक हम कवर कर लेंगे, सो दैट कि प्रीलिम्स से पहले हमारा 40% 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद प्रीलिम्स होने के बाद वी कैन कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द ज्योग्राफी ऑप्शन। तो एक बार हम लोग उसका सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या बोलता है। एज यू नो, पेपर 1 एंड पेपर 2, यूपीएससी के लिए कोई भी ऑप्शन लेते हैं तो उसके अंदर पेपर 1 आएगा और पेपर 2 आता है। पेपर 1 के भी दो पार्ट होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो पेपर 1 का जो सेक्शन ए है उसके अंदर आता है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसके अंदर फिजियोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी आती है, क्लाइमेटोलॉजी आती है, ओशनोग्राफी है, बायोग्राफी है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है। ऑनलाइन ज्यादा आ गया तो यहाँ पर ओनली 5 पार्ट्स आर देयर। तो ये सेक्शन 1 में आते हैं, पेपर 1 सेक्शन 1। और अगर हम लोग उसकी बात करते हैं पेपर 1 सेक्शन बी की, तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी है। पहला फिजिकल ज्योग्राफी था एंड दिस इज ह्यूमन ज्योग्राफी। तो अगर हम बात करें पेपर 1 का सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, सेक्शन ए इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड दिस इज ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसके अंदर पर्सपेक्टिव आता है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इकोनॉमिक ज्योग्राफी आती है, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग, मॉडल थ्योरीज एंड लॉ इन ह्यूमन ज्योग्राफी। सेम चीज पेपर 2 है। पेपर 2 इज क्वाइट डायनामिक, और ये पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया के हिसाब से है कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के नाम से पेपर 2 आता है, जिसके अंदर 8-9 यूनिट है। पहली है फिजिकल सेटिंग, कि कौन से माउंटेन्स, रेंज, क्या क्या चीज कहाँ पर है। इसमें हम देख सकते हैं कि नेबरिंग कंट्री, स्ट्रक्चर, रिलीफ, ड्रेनेज, वाटरशेड, फिजियोग्राफी रीजन, मैकेनिज्म, मानसून, सॉइल टाइप एंड डिस्ट्रक्शन, क्लाइमेट रीजन, डिस्ट्रीब्यूशन। रिसोर्सेज के अंदर लैंड, सरफेस वाटर, एनर्जी, मिनरल्स, बायोटिक एंड मिनरल, मरीन रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। फिर एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर पैटर्न क्या रहता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे होती है, इंटेंसिटी, क्रॉप कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ड्राई फार्मिंग क्या होता है, लाइव स्टॉक रिसोर्सेज कैसे काम करते हैं, एग्रीकल्चर रीजनलिज्म का मतलब क्या है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स क्या है। तो वी विल रीड इन एग्रीकल्चर सेक्शन हियर। फिर आता है द इंडस्ट्रीज की, इंडस्ट्रीज कैसे बनती है, उनके फैक्टर्स क्या इंपॉर्टेंट हैं, कि कोई एक इंडस्ट्री है वहां पर ही क्यों लोकेटेड है। सो लोकेशन फैक्टर ऑफ कॉटन, जूट, टेक्सटाइल, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, ये हम लोग सब कुछ उनको पढ़ेंगे। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या रही है, इको टूरिज्म भी के साथ। फिर एक आता है इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, कल्चरल सेटिंग, सेटलमेंट, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, पॉलिटिकल एक्सपेक्ट एंड कंटेम्प्रेरी इशूज। कंटेम्प्रेरी इशू के अंदर मतलब इकोलॉजिकल इशूज, इन्वायरमेंटल हजार्ड, कोई पॉल्यूशन होता है, कोई देखते हैं कोई जैसे ह्यूमन और मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, डिफोरेस्टेशन का चक्कर देखा गया है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये सब चीजें हम लोग कंटेम्प्रेरी इशूज में पढ़ेंगे। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो वी हैव टू मूव ऑन द फर्स्ट स्लाइड। सो द टुडेज टॉपिक इज फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो हमारी अर्थ बनी हुई है किस तरह से बनी हुई है, फिजिकल कंडीशन क्या है। जैसे कि अगर हम एक सिंपल टर्म में देखा जाए तो एवरीवन नोज कि जो हमारी अर्थ है उसको हम कुछ पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, उसके नीचे वाली मेंटल होती है, और जो अंदर की होती है उसको बोलते हैं कोर। कोर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। सो इनको एक बार देख लेते हैं कि so, in the absence of direct observation, our knowledge about the Earth interior is invariably based upon secondary sources. इसका मतलब है कि देखिए, कोई हमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन तो है नहीं कि हम लोग उसको डिग कर या खोद कर अंदर जाकर चेक कर सकते हैं। तो हमारी जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है उनकी जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं सेकेंडरी सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। जैसे कि सिस्मोग्राफी आएगी, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं among the diverse source providing the information about the earth interior, the study of seismic waves, इसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। जो भी अर्थक्वेक होता है, जो हमारे अर्थ की जो रॉक्स हैं, जैसे ही वे मूव करती हैं, जैसे भी उनके अंदर टेंशन या कंप्रेशन जनरेट होता है,
तो वहां से कुछ वेव निकलती हैं, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफी, सिस्मिक वेव्स बोलते हैं, और उसी की स्टडी को बोला जाता है सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है, इमेंस टू आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द अर्थ इंटीरियर। In fact, certain aspects of seismic wave, their velocity and travel path, provide authentic information regarding the physical condition prevailing inside the earth. अगर हम बात करें कि जो सिस्मिक वेव की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे वेलोसिटी क्या रहेगी उसकी, ट्रेवल पाथ की, और किस मोड मीडियम में कितनी जल्दी ट्रेवल करती है या कितना स्लो ट्रेवल करती है, उसकी उसी का फायदा उठाकर हमें एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हमें बताती है कि अर्थ का जो अंदर का टेम्परेचर है वो कैसा है, उसका प्रेशर कैसा है, उसकी डेंसिटी कैसी है, और रिजिड है या फिर फ्लेक्सिबल है, या कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वेरियस स्ट्रेटिफाइड लेयर फॉर्मिंग द इंटरनली जोन्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अंदर कैसा आता है। अगर हम फिजिकल कंडीशन के बारे में बात करें तो वी कैन डिवाइड अर्थ इन थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज क्रस्ट, सेकेंड इज मेंटल, एंड थर्ड इज अ कोर। तो जो क्रस्ट होती है सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। अगर हम देखते हैं, अगर यू कैन सी, सो अगर हम हल्का सा ये बनाते हैं, अर्थ है, सॉरी, अगर हम लोग अर्थ बनाते हैं लाइक दिस, तो जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, ये जो वाली लेयर होती है, उसको बोलते हैं हम क्रस्ट बोलते हैं। कुछ अंदर जाके हम इसको मेंटल मिलेगी, इसको बोला जाएगा मेंटल, और सबसे अंदर जो होती है कोर होती है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्रस्ट है सबसे ऊपर वाली लेयर, उसके नीचे मेंटल आती है, फिर क्रस्ट आती है, इन कोर आती है। सो क्रस्ट का मतलब क्या है, दिस इज द अपर मोस्ट एंड द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है और सबसे पतली जो लेयर है उसको बोला जाता है क्रस्ट। द एवरेज थिकनेस ऑफ क्रस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 35 किलोमीटर। तो अगर हम देखते हैं कि जो उसकी नॉर्मल जो एवरेज थिकनेस है वो 35 किलोमीटर ही है। अभी देखने में तो काफी बड़ी लगती है, लेकिन अगर हम पूरी बाकी लेयर से कंपेयर करेंगे तो हमें देखने पता चलेगा कि बहुत पतली लेयर है। द क्रस्ट कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंट क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। अब क्रस्ट तो पता चल गया कि ऊपर वाले जो लेयर है वो क्रस्ट है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होती है ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब जो आप देखते हैं, जितने भी पहाड़ी देखते हैं, प्लेन्स देखते हैं, जहां पर आप एक जमीन है, लैंड है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट क्रस्ट। और जहां पर पानी होता है उसको बोला जाता है ओशनिक क्रस्ट। द कॉन्टिनेंट क्रस्ट डिफर फ्रॉम ओशनिक क्रस्ट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, डेंसिटी, थिकनेस एंड ओरिजिन। और जो ओशनिक क्रस्ट है और कॉन्टिनेंट क्रस्ट है, इन दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है। डिफरेंस डिफरेंस किस चीज में है, स्ट्रक्चर में है, कंपोजिशन में है, डेंसिटी में है, और थिकनेस में है। और ये भी है कि उसका ओरिजिन की कैसे भी बनी है, तो बनने के तरीके में भी काफी फर्क है। द कॉन्टिनेंट क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनिटिक एंड एंडसिटिक रॉक एंड इज रिच इन फेल्सपर मिनरल। तो जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट है, जिसके अंदर एक हम टेरेशियल क्रस्ट बोलते हैं, जिस पर हम रहते हैं, जो लैंड है, वो जो ग्रेनाइट से बनी है और एंडेसिटिक रॉक से बनी है। इट्स डेंसिटी इज अबाउट 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम इसकी डेंसिटी देखते हैं तो ये बनती है 2.6 ग्राम। ऑल्दो इस एवरेज थिकनेस इज अबाउट 40 किलोमीटर। याद रखिए कि हमने हमने नॉर्मली जो क्रस्ट के बारे में बात करी थी, क्रस्ट के अंदर दो चीज आती हैं, ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंट क्रस्ट। अगर हम क्रस्ट को एवरेज लेकर चलते हैं तो 35 किलोमीटर है, और अगर हम कॉन्टिनेंट क्रस्ट के बारे में बात करते हैं तो उसका एवरेज 40 किलोमीटर है। बट अंडर माउंटेन रीजन इट इज लाइक आउट मे रीच टू 100 किलोमीटर। तो ये एवरेज 40 है, तो कहीं पर भी 30 भी होगी, 20 भी होगी, और जहां पर पहाड़ बने होते हैं, हिल रीजन है, हिमालयाज हैं, आल्प्स हैं, तो वहां पर 100 किलोमीटर की थिकनेस भी देखने को मिली है। तो अगर आप इसका एक हल्का सा मैं डायग्राम बनाऊं तो द डायग्राम विल बी लाइक दिस। तो ये क्रस्ट आगे सबसे ऊपर वाली लेयर जो आती है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट क्रस्ट, जहां पर खड़े हो सकते हैं जब पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और जो यहाँ पर वाटर होता है उसको बोला जाता है ओशियनिक क्रस्ट। ओवरऑल क्रस्ट की जो थिकनेस है 35 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, तो उसकी एवरेज 40 किलोमीटर है। लेकिन जहां पर आप देखेंगे, जहां पर हिल्स होंगे, तो ये वाला हिल रीजन हिमालयाज का ले लेते हैं, तो यहाँ पर इसकी थिकनेस जो है अराउंड 100 किलोमीटर तक भी जाती है। सो ऑन दी अदर हैंड द ओशनिक क्रस्ट इज मेड ऑफ बसाल्ट। जो ओशनिक क्रस्ट है बसाल्ट की बनी होती है, और ये फेरोमैग्नीशिया में ज्यादा पाया जाता है। इट डेंसिटी इज अबाउट 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
Its thickness is much less variably average about 5 to 10 किलोमीटर। क्लियर है? तो इसकी जो एवरेज है, जो उसकी थिकनेस है वो कम होती है, 5 से लेकर 10 किलोमीटर रहती है, पतली लेयर रहती है, थिन लेयर रहती है। और उसकी डेंसिटी क्या होती है? अगर थिन होगी इसका मतलब क्या है कि ज्यादा डेंस होगी वो चीज। तो अगर ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी याद रखनी, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी जीएस का भी सिलेबस है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो उसकी जो एवरेज थिकनेस होती है ओशनिक क्रस्ट की कम होती है, कॉन्टिनेंट क्रस्ट की ज्यादा होती है। तो on the basis of the seismic study, it has been inferred that the line of discontinuity exists between the continental crust and oceanic crust, which is called as Conrad discontinuity. तो इसको हम देखते हैं एक बार। ये ओशनिक क्रस्ट है और यहाँ पर दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड दिस इज, यहाँ वाटर है, ओशनिक क्रस्ट। इसकी थिकनेस कितनी होती है? 5 to 10 किलोमीटर होती है और इसकी कितनी होती है? 40 किलोमीटर। एवरेज की बात कर रहे हैं हम लोग। डेंसिटी 2.3 होती है और इनकी होती है 3 डेंसिटी। यहाँ पर 100 किलोमीटर तक का भी देखा गया है। थिकनेस किसकी ज्यादा होती है? तो थिकनेस इसकी ज्यादा होगी, पतली लेयर होती है, ओशनिक क्रस्ट होती है। और जो डिस्कॉन्टिनेंट रहती है इनके बीच में, उसको बोला जाता है कॉन्टोर डिस्कॉन्टिनेंट। द क्रस्ट इंटरम इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाय मोहोस कॉन्टिन्यूटी। फिर अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो ये क्रस्ट होती है और उसके अंदर जो लेयर होती है उसको बोला जाता है मेंटल। तो यहाँ पर देखा गया है कि डिस्कॉन्टिन्यूटी आती है, जिसके अंदर बिल्कुल डिस्कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि यहाँ पर जो ये जो लेयर है इसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं और एकदम से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं डिस्कॉन्टिन्यूटी आएगी। तो इस डिस्कॉन्टिन्यूटी को बोला जाता है मोहरोविक डिस्कॉन्टिन्यूटी। याद रखना, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपको जब मेंस का एग्जाम लिख रहे होंगे तो यू हैव टू अंडरलाइन दिस पार्ट। तो कहाँ पर क्या क्या चीज आती है? क्वेश्चन ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंट के बीच में जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है इट इज कॉन्ट्रैक्ट, और क्रस्ट और मेंटल के बीच में आती है मोहरोविक डिस्कॉन्टिन्यूटी। इसको बोलते हैं, या फिर इनको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। द क्रस्ट इन ओके, तो द क्रस्ट interim is separated by mental Mohr discontinuity. In fact, the existence of these discontinuities has been inferred from the abrupt change in the velocity and seismic wave, which increase when they enter a denser medium. तो डिस्कॉन्टिन्यूटी के अंदर देखा गया है ये ऐसी लाइन होती है जिसके बाद से एकदम से ही लेयर की प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। जैसे उसकी प्रॉपर्टी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो फिर आती है नेक्स्ट लेयर इज मेंटल। क्रस्ट के नीचे होती है मेंटल और कोर के ऊपर होती है, मतलब एक सबसे ये मीडियम साइज की, मीडियम में देखा जाता है। इसका आप एक बार डायग्राम देख लीजिए। तो ये आती है क्रस्ट, जो रेड वाला पार्ट है इसको बोला जाता है मेंटल। सो इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द क्रस्ट टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। तो हमारे जो ये क्रस्ट है, क्रस्ट के से जहां क्रस्ट खत्म होती है उससे लेके अर्थ के 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। एंड कॉम्प्राइज अबाउट 80% ऑफ अर्थ टोटल वॉल्यूम। और पूरी अर्थ का जो वॉल्यूम है उसका 80% सिर्फ मेंटल है। तो देखा जाए तो ये डोमिनेट करता है। मेंटल कंटेन्स मोर ऑफ द आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो अगर मेंटल के अंदर सबसे ज्यादा क्या मिनरल्स मिलते हैं? इट इज आयरन, इट इज मैग्नीशियम और कैल्शियम। इन कंपैरिजन टू द क्रस्ट इट इज होटर एंड डेंसर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ। और हम क्रस्ट अगर कंपेयर करते हैं तो मेंटल जो लेयर है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, और उस क्यों टेम्परेचर और उसका जो प्रेशर है ज्यादा है। प्रेशर क्यों है? क्योंकि बाहर से प्रेशर पड़ता है, जो कोर है उसके जितना अंदर जाएंगे उतना ही प्रेशर होता चला जाता है। अगर आपने कभी देखा भी होगा तो जहाँ पर माइनिंग की जाती है, तो ये एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है कि जैसे ही आप अर्थ की क्रस्ट से जमीन होती है उसके नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जहाँ पर माइनिंग की जाती है वहां का टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ता चला जाता है। तो जितना आप अंदर की तरफ जाएंगे क्रस्ट से उतना ही टेम्परेचर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। सो मेंटल हैव सेवरल लेयर्स बट ब्रॉडली इट कैन बी डिवाइडेड इनटू अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। देखिए लेयर्स तो बहुत सारी है मेंटल्स के अंदर, लेकिन अगर हम लोग पढ़ने के लिए कन्वीनियंस के लिए हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है अपर मेंटल एंड दूसरा इज लोअर मेंटल। एंड द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन दीज टू
being somewhere at the depth of 670 किलोमीटर। तो ये होगी मेंटल लेयर। अगर हम डिवाइड करते हैं अपर लेयर, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, तो ये कहीं आएगी 670 किलोमीटर के बीच में। द डिवाइडिंग लाइन, सो द अपर मेंटल का मतलब क्या है कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट की जो एवरेज थिकनेस है 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर से 670 किलोमीटर की जो लेयर होती है उसको बोला जाता है अपर मेंटल। इट इज मेड ऑफ ए पेरियोडाइट एंड गैब्रो रॉक। पायरोक्सिन एंड प्लेगियोलेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स। इट्स एवरेज डेंसिटी इज 4.5। यहाँ पर याद रखना है कि जो ओशनिक क्रस्ट है उसकी 3 थी, इसकी 4.5 होती है, और टेम्परेचर जो है वो अराउंड 1100 डिग्री सेंटीग्रेड देखा गया है। The upper mantle is separated from the lower mantle by rapidity। यहाँ पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो एक अपर मेंटल है, एक लोअर मेंटल है, उसको rapidity डिवाइड करती है डिस्कॉन्टिन्यूटी। तो अगर हम हल्का से फिर से बना लेते हैं, ये बनेगा इस तरह से। ये हमारा कॉन्टिनेंट आ गया है, ये ओशनिक क्रस्ट आ गई है, कॉन्टिनेंट इसको डिवाइड करता है। उसके नीचे क्या आती है, अपर मेंटल आती है जो कि 670 किलोमीटर तक होती है और 2900 किलोमीटर तक होती है लास्ट में। तो जो बीच में ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो डिवाइड होती है उसको बोलते हैं रैपिड डिस्कॉन्टिन्यूटी, और इनके बीच में जो होती है क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में होती है उसको बोलते हैं मोहरविक डिस्कॉन्टिन्यूटी। एक बार आपको डायग्राम बना लीजिए क्योंकि जरूरी है, गलत मत करके आ जाना। एग्जिस्टेंस ऑफ दिस डिस्कंटिन्यूटी इज इंडिकेटेड ए शार्प इंक्रीज इन सिस्मिक वेलोसिटी। और डिस्कंटिन्यूटी है, इसका मतलब क्या है कि जो ये वाली लेयर है और जो ये वाली लेयर है, इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। द अपर मेंटल इज नॉट होमोजेनियस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड कंपोजिशन। जो अपर लेयर है, अपर मेंटल है, वो एक तरह से सही नहीं है। सही इन द सेंस की मिक्सअप सही नहीं है। होमोजेनिटी का मतलब होता है कि सब कुछ सेम तरीके से, अगर अब यहाँ की जो प्रॉपर्टी है और यहाँ की प्रॉपर्टी वो सेम होनी चाहिए, लेकिन अपर मेंटल के अंदर ऐसा नहीं है। इट इज नॉट होमोजेनियस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड कंपोजिशन। यहाँ की डेंसिटी अलग होगी और यहाँ की डेंसिटी अलग होगी, यहाँ की कंपोजिशन अलग होगी और यहाँ की कंपोजिशन भी अलग होगी। The uppermost part of the upper mantle is comparatively cool and rigid like the crust and move along the crust as a unit. Together with the crust is constitute the lithosphere। और जो अपर मेंटल की जो ऊपर वाली लेयर है वो थोड़ी ठंडी होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितना हम क्रस्ट से नीचे की तरफ जाएंगे, अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो अगर मेंटल की जो ऊपर वाली जो लेयर है वो कंपेरेबली ठंडी है और रिजिड है एंड मूव अलोंग विद द क्रस्ट। और जब ये पूरी क्रस्ट, जैसे ये वाला जो क्रस्ट है, ये मूव करती है तो इसके साथ ही मूव करती है, और इसी को बोला जाता है लिथोस्फेयर। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर का मतलब है कि अप की क्रस्ट हो गई जिसके अंदर दोनों लेयर आ गई, कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक, और अपर मेंटल का कुछ पार्ट ऊपर वाला जो एज ए यूनिट की तरह ही मूव करता है। सो इट इज लिथोस्फेयर। Immediately below the lithosphere, at depth extended from 100 किलोमीटर to 400 किलोमीटर, lies the asthenosphere। और अगर ये 100 किलोमीटर तक की हम बात करते हैं, जो ये वाला जो लिथोस्फेयर है वो 100 किलोमीटर है, उसके नीचे 400 किलोमीटर के बारे में बात करते हैं, उसको बोला जाता है एस्थेनोस्फेयर। Here the matter is in partial molten stage in upper part। और यहाँ पर क्या है, जो एस्थेनोस्फेयर है उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो मोल्टन स्टेज में है, मतलब सॉलिड नहीं है, लाइक जेली टाइप का होता है। The existence of this partial molten region has been inferred from the abrupt slowing down of velocities of the seismic wave, and so region is also called as low velocity zone। और जो ये वाला जो रीजन होता है, एस्ट्रोनोस्फेयर का ऊपर वाला पार्ट है, वो उसको बोला जाता है LVZ, that is low velocity zone। The high temperature 800 to 900 degree centigrade prevailing at the depth is responsible for partial melting। और इसके पीछे मोल्टन होने के पीछे रीजन क्या है कि इसका जो हाई टेम्परेचर है 800-900 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिस रीजन इज पॉपुलरली ऑल्सो नोन एज मैग्मा चैम्बर एंड इट इज रिच इन पेरोडाइट। और इसी रीजन को मैग्मा रिच रीजन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही मैग्मा निकलता है। जो वोल्केनो इरप्ट होते हैं तो अंदर से जो मटेरियल निकल कर आता है वो इसी लेयर से निकल कर आता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैग्मा चैम्बर एंड इट इज रिच इन पेरोडाइट। और ये पेरोडाइट के में ज्यादा। सो beneath the solid asthenosphere, that is around 400, between the 400 kilometers 670 kilometer, lies the mantle transition zone, a region of our mantle where density and seismic velocity increase relatively rapidly।
तो अगर हमने अभी तक जो पढ़ा है उसको एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं तो आपको ये यहाँ साइड लग जाएगा। तो दिस इज कॉन्टिनेंट क्रस्ट एंड दिस इज ओशनिक क्रस्ट। जो इसके जो एवरेज आती है 35 किलोमीटर है, जो अपर मेंटल है वो जाती है 670 किलोमीटर तक, और जो मेंटल की लास्ट है वो है 2900 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं कि अपर मेंटल का जो ऊपर वाला पार्ट भी ले लेते हैं क्रस्ट के साथ, अगर हम ये वाला पूरा लेयर ले लेते हैं, इसको बोला जाता है लिथोस्फेयर, और उसके जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोला जाता है एस्थेनोस्फेयर। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एस्थेनोस्फेयर। लिथोस्फेयर जो है इसके अंदर पूरा क्रस्ट है लिथोस्फेयर, और जो एस्थेनोस्फेयर है इसका जो अपर वाला पार्ट बनेगा तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, रिजिड होता है, और अ, इसके अंदर देखा गया है मोल्टन सेमी मोल्टन लेयर में होता है, दैट इज सेमी मोल्टन। मतलब दबाएंगे तो हल्का सा प्रेस हो जाएगा, प्लास्टिक की तरह होता है, जैसे फॉर्म होती है या जेली की तरह से। तो इसके अंदर इसी रीजन को बोला जाता है लो वेलोसिटी जोन, क्योंकि यहाँ पर जो जो सिस्मिक वेव होती है, साउंड वेव, कोई भी चीज वेव होती है, वो सबसे ज्यादा ट्रेवल करती हैं सॉलिड में, और जो लिक्विड में होगा तो लिक्विड के अंदर उसका जो उसकी स्पीड होती है कम हो जाती है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लो वेलोसिटी। Now come to the lower mantle. This extends 670 km to 2900 km. Depth that is then to down to the core. So mantle boundary. This average density of this part is 6.5 किलोग्राम। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम क्रस्ट से नीचे की तरफ जा रहे हैं, कोर की तरफ जा रहे हैं, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और डेंसिटी भी साथ साथ इंक्रीज हो रही है, एंड द टेम्परेचर रीच हियर इज 200, दैट इज 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक से लेके, और जब 2900 जाते हैं तो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाते हैं। तो जैसे ही हम क्रस्ट से कोर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ सिस्मिक वेव इज मैक्सिमम इन दिस पार्ट ऑफ द अर्थ। और यहाँ पर याद रखना जो लोअर मेंटल है, क्योंकि पूरा सॉलिड है और ज्यादा सबसे ज्यादा यहाँ इसीलिए यहाँ पर जो सिस्मिक वेव की वेलोसिटी है सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इट इज डोमिनेटेड कंपोज्ड ऑफ ओलिवाइन, प्लेग्योक्लेज एंड ऑर्थोक्लास, और ये ओलिवाइन इसमें डोमिनेट करते हैं। द लोअर मेंटल इज सेपरेटेड फ्रॉम द आउटर कोर बाय ए लाइन ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। और अगर हम बात करते हैं जो लोअर मेंटल है और जो कोर है उसके बीच में डिस्कंटिन्यूटी आएगी, उसको बोला जाता है गटन्सबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4 5 डिस्कंटिन्यूटी है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके मेंस के लिए तो ऑफ कोर्स है ही। द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस डिस्कंटिन्यूटी इज इंडिकेटेड बाय एब्रप्ट डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ पी वेव। और यहाँ पर देखा गया है कि the existence of this continuity is indicated by abrupt decrease in the velocity of p waves and disappearance of s waves, which is indicators of outer core being in a molten condition। और यहाँ पर जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है गटनबर्ग, यहाँ पर ये देखा गया है कि इसकी जो स्पीड वेलोसिटी होती है, फिर जो प्राइमरी वेव्स होती हैं बहुत जल्दी डिस्टर्बली चेंजेस आता है, और जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो तो डिसअपियर ही हो जाती हैं, तो दिखते ही नहीं है। जो कोर होती है, तो क्लियर है अभी तक? एक बार फिर से इसको डायग्राम देख लीजिए, एक बार मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्ट डिस्कॉन्टिन्यूटी होगी इन दोनों के बीच में, फिर जो अपर मोहरविक क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहरविक होती है, और जो यहाँ पर अपर मेंटल लोअर मेंटल के अंदर लहमेन होती है, और जो मेंटल और कोर के बीच में जो डिस्कॉन्टिन्यूटी आती है उसको बोलते हैं गटन्सबर्ग, GUTTN गटन्स। और यहाँ पर मोहरविक एंड हियर कॉनरेड एंड दिस इज लहमेन। दिस रीजन द एस्थेनोस्फेयर का जो रीजन होगा, अपर एस्थेनोस्फेयर का जो रीजन बनेगा, दिस रीजन इट इज कॉल्ड एज लो वेलोसिटी जोन। और जो लोअर मेंटल होती है, जो ये वाली मेंटल है, इसको सबसे ज्यादा इसकी वेलोसिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। नाउ कम टू द कोर। एट द सेंटर ऑफ अर्थ लाइज द कोर। और धरती के जो सेंटर है उसको कोर बोला जाता है। इट इज एक्सटेंडेड 2900 किलोमीटर टू 6371 किलोमीटर। और मेंटल के से जो मेंटल की जो लिमिट है इट वाज 2900 किलोमीटर से लेकर एंड तक, जो कि है 6371 किलोमीटर तक ये कोर है। इट इज नियरली ट्वाइस एज डेंस एज अ मेंटल बिकॉज ऑफ मेटेलिक आयरन निकल कंपोजिशन। और ये जो मेंटल से कम दुगनी डेंस है, क्योंकि इसके अंदर आयरन और निकल हैवी मटेरियल्स हैं वो पाए जाते हैं।
इट कंप्राइज अबाउट 16% ऑफ टोटल अर्थ वॉल्यूम। तो मेंटल 80% थी और 16% जो है कोर है। इट हैज टू लेयर, द आउटर कोर एंड द इनर कोर, और उसको भी हम लोग दो लेयर में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। जो आउटर कोर है, इट इज एक्सटेंडेड 2900 किलोमीटर टू 5150, 2900 किलोमीटर से लेके 5100 किलोमीटर तक जो होती है आउटर कोर होती है। इट डेंसिटी इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है एंड इज कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल। आयरन और निकल 85% होते हैं और सिलिका बाकी जो बचा होता है सिलिका होती है। द आउटर कोर इज सो हॉट, देखा जाए तो 4500 डिग्री सेंटीग्रेड की का टेम्परेचर होता है, एंड दैट द मेंटल इज ऑलवेज द मोल्टन स्टेज। और जो जो ये मेटल होते हैं ये इतने डिग्री हाई टेम्परेचर पर होते हैं कि वो हमेशा ही मोल्टन स्टेज में रहते हैं। और इसी के पीछे हम देखेंगे कि जो सिस्मिक वेव होती है सेकेंडरी वेव, बिकॉज दे कैन नॉट ट्रेवल इन लिक्विड फॉर्म और द मोल्टन स्टेज, तो यहाँ पर डिसअपियर हो जाती है। तो हम लोग जो उसके बारे में पढ़ेंगे जो वोल्केनिज्म के अंदर, देन वी विल डिस्कस इन डिटेल। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द इनर कोर बाय द लेहमैन। और जो ये इनर कोर जो इनर कोर आउटर कोर के बीच में जो होती है उसको लेहमैन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कॉन्टिन्यूटी इज इंडिकेटेड बाय इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द पी वेव। और ये जो जो लेहमैन डिसकंटिन्यूटी होती है उसके अंदर देखा जाता है कि जो आउटर कोर है लिक्विड में है तो जो वेलोसिटी होगी कम होगी, और जैसे ही इनर कोर में आते हैं इनर कोर सॉलिड हो जाती है और उसकी जो प्राइमरी वेव्स होती है उनकी स्पीड बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सो इनर कोर, इट एक्सटेंड 5150 टू 6371 किलोमीटर, जो धरती का सेंटर वहां तक। द डेंसिटी इज 13, तो जो आउटर कोर की है 10 है, इसकी 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, एंड द टेम्परेचर इज अबाउट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात ये आती है कि जब जो आउटर कोर है उसका टेम्परेचर है 4500 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसका तो 6000 है, और ये यहाँ पर सॉलिड है, इनर कोर इज सॉलिड, और जो आउटर कोर है मोल्टन है। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि मोल्टन क्यों है, ये सॉलिड क्यों है? ये सॉलिड इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर देखा जाता है। इन स्पाइट ऑफ सच हाई टेम्परेचर द इनर कोर इज सॉलिड, इंडिकेटेड बाय इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ द पी वेव। और ये पता कैसे चलता है कि सॉलिड है? क्योंकि यहाँ पर हमारी जो पी वेव की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और हम जानते हैं कि जो सिस्मिक वेव होती हैं वो सॉलिड मटेरियल में ज्यादा जल्दी मूव करती हैं बिकॉज ऑफ वेरी हाई प्रेशर प्रिवेलिंग देयर। तो अगर हम बात करते हैं कि सॉलिड क्यों पाई जाती है इतने हाई टेम्परेचर होने के बाद भी, क्योंकि वहां पर जो प्रेशर है बहुत ज्यादा है, 3.5 मिलियन एटमोस्फियर प्रेशर देखने को। जो एटमोस्फेयर पर जो टेम्परेचर है हमारा 1 एटमोस्फेयर टेम्परेचर अभी हमारी अर्थ क्रस्ट पर होता है, और हम तो उसके बारे में बात करेंगे कोर में जाके, तो इट विल बी 3.5 मिलियन। The Earth magnetic field is created by along the Lehman discontinuity because with the Earth rotation, the liquid outer core spin around the inner solid core। और जो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं उसके पीछे जो रीजन दिया जाता है वो यही रीजन दिया जाता है कि जो कोर है हमारी जो आउटर कोर है वो मोल्टन स्टेज में है, ये इनर कोर है ये सॉलिड है, और जो ये वाला जो लेयर है आउटर जो कोर है वो मोल्टन स्टेज में है, तो वो भी घूमती है, और जब घूमती है तो मटेरियल अपने आप को इस तरह से अलाइनमेंट कर लेते हैं, तो एक डायनामो इफेक्ट बनता है और जिसकी वजह से एक मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। दिस गिव्स ए काइंड ऑफ डायनामो इफेक्ट। जो मोल्टन लेयर है दैट इज आउटर कोर और डायनामो की तरह काम करती है और एक मैग्नेटिक मैग्नेटिक की तरह काम करती है मैग्नेटिक। तो एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए, मैंने यहाँ सारी डाली हुई है डायग्राम को। तो ये डिजिटल डायग्राम है, तो हम लोग वही देख रहे थे, ये कॉन्टिनेंट क्रस्ट आ गई है, ये क्रस्ट आ गई है, ओशनिक क्रस्ट है। तो यहाँ की जो एवरेज डेंसिटी जो एवरेज थिकनेस 35 किलोमीटर, इसकी 5 to 10 किलोमीटर है। एवरेज डेंसिटी ओशनिक क्रस्ट की ज्यादा है, इसकी 2.3 होती है, इसकी 3 होती है। और जो अपर मेंटल, और ये फिर उसके नीचे मेंटल आता है, अपर मेंटल लोअर मेंटल आउटर कोर इनर कोर। और अगर हम अपर मेंटल कुछ पार्ट भी ज्वाइन कर लेते हैं क्रस्ट के साथ तो ये बन जाता है लिथोस्फेयर, और उसके नीचे आता है एस्थिनोस्फेयर। जो अपर मेंटल है वो है यहाँ से स्टार्ट होती है 30 किलोमीटर से लेके 670 किलोमीटर, और ये जाती है 2900 किलोमीटर। और जो इनर कोर है ये है 5150 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलती है। जो ये वाला रीजन होता है सिनोस्फेयर वाला, इसको बोला जाता है लो लो वेलोसिटी जोन, इसके नीचे हाई वेलोसिटी जोन होता है। और जो आउटर कोर है ये मोल्टन स्टेज में पाई जाती है। तो यहाँ पर यही रीजन है अर्थ की मैग्नेटिज्म के पीछे कि जो जो चुंबकीय शक्ति होती है कैसे बनती है उसके पीछे आउटर कोर ही रेस्पॉन्सिबल है। तो मोहरोविक डिस्कॉन्टिन्यूटी किस किस के बीच में होती है? मोहरोविक, here you can see मोहरोविक बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल, रपीटी
डिस्कॉन्टिन्यूटी बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। आई थिंक मैंने जब बीच में डिस्कशन चल रहा था तो मैंने इसको गलत बोला, लेहमैन बोल दिया था मैंने अपर मेंटल लोअर मेंटल के अंदर। आई एम सॉरी फॉर दिस, इट इज रिपीटिंग। एंड दी कटनबर्ग होती है मेंटल और कोर के बीच में, और जो लेहमैन है वो होती है आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में। यहाँ पर एक डायग्राम है, और भी अच्छी तरह से डायग्राम इसके अंदर बताया गया है। फिजिकल कंडीशन के अंदर आप देख सकते हैं, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, 40 किलोमीटर जाती है, और ये ओशनिक क्रस्ट होती है, और 5 किलोमीटर अगर हम लोग उसके बारे में एवरेज लेते हैं तो इसको बन जाती है कॉन्टिनेंट डिस्कॉन्टिन्यूटी। और यहाँ पर आती है मोहरोविक। मोहरोविक और अपर मोस्ट जो मेंटल होती है वो सॉलिड की बनी होती है, तो अराउंड 100 किलोमीटर के लिए इसको बोला जाता है लिथोस्फेयर। फिर जो पार्शियल मोल्टन जो लेयर आती है जो मेंटल की होती है उसको बोला जाता है एस्टेनोस्फेयर। इसी को बोला जाता है लो वेलोसिटी जोन। और ये आती है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कौन सी आती है, रिपीटेड डिस्कंटिन्यूटी। और मेंटल और कोर अपर मेंटल और कोर के बीच में गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेहमैन। तो यहाँ पर ये डायग्राम है, इसको एक बार आप वीडियो पॉज कर देख लीजिए। अगली क्लास के अंदर हम लोग को देखेंगे कि जो अर्थ क्रस्ट होती है उसके पीछे रीजन क्या है, कि व्हाट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ द क्रस्ट। So physical condition we have just completed, and the next chapter will be on sorry, factor controlling landforms development। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लैंडफॉर्म डेवलप किए जाते हैं उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। और अभी ये नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जस्ट बिकॉज ऑफ कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी टाइम है, और काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ऑप्शनल की क्रैश कोर्स कैसे करें। तो आई वाज कंसीडरिंग कि हम इतना मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दें कि आप उसको घर बैठकर कर सकते हैं। तो जो हमारे मटेरियल रहेगा ये एज इट इज टॉपिक वाइज होगा, इसके अंदर आपको इतना ही पढ़ना है, इतना ही करना है, दैट्स इट। उसके ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको कैसा लगा लेक्चर प्लीज़ ये बताइए, और आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल सो दैट कि आपको जैसे भी वीडियो अपलोड होती हैं आपको मिल सके, और इसका आपको पूरा का पूरा फायदा हो सके। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।